गुरुग्राम में बीजेपी जिला अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। सीएम ने प्रदेश के मुद्दों समेत पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। गुरुग्राम दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल ने लोक निर्माण विश्राम गृह में रानीला के ग्राम वासियों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने सीएम को अपनी समस्याओं से रूबरू कराया। सीएम ने ग्रामीणों को स्थानीय भाषा में ही आश्वासन दिया और कहा कि चिंता मत करना, मैं हमेशा आपके साथ हूं। रानीला के बुजुर्गों ने सीएम मनोहर लाल को आशीष भी दिया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूल खुलने समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 1 फरवरी से 10वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। स्कूलों में कोविड नियमों का पालन पूरी तरह से किया जाएगा। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने बताया है कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता को जानने के लिए एक एजेंसी के जरिए बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं करवाई जाएंगी। कंवरपाल गुर्जर ने बताया है कि प्रदेश के स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी को मजबूती से लागू करवाया जाएगा। 1 फरवरी से हम 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं और वो ऐच्छिक है। जो बच्चे आना चाहते हैं, अभिभावक बैठना चाहते हैं, उनको बच्चों को भेज सकते हैं। और उसमें जो कोविड के जो नियम हैं उन सारे नियमों का पालन किया जाएगा। हमारा मानना ये है कि 10वीं 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों को लगभग 80% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन आज तक लग चुकी है। और जिस दिन हमारे स्कूल खुलेंगे 1 फरवरी तक, मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन तब तक लग चुकी होगी। अभी हम एक एजेंसी है उससे पेपर तो अब भी लेंगे, बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन हरियाणा बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन पेपर हम अब भी लेंगे। और पेपर लेने का जो हमारा आइडिया है वो केवल इतना है कि बच्चे में इस प्रकार का एक भाव होना चाहिए कि उसको एक टेस्ट देना है और उसके हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए और एक कंपटीशन की भावना भी उसमें होनी चाहिए कि वो अच्छे नंबर लेगा, वो फर्स्ट आएगा, इस प्रकार का। और जिस प्रकार से हमने जो पहले एक निर्णय लिया था, पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया था कि बच्चों को कहीं भी फेल नहीं करेंगे, उनको पास करते चलेंगे, तो उसके जो परिणाम थे वो अच्छे नहीं रहे। अभिभावक भी उससे सेटिस्फाई नहीं थे और टीचर भी सेटिस्फाई नहीं थे। अभी जब हमने निर्णय लिया तो टीचर भी इससे खुश हैं और अभिभावक भी खुश हैं इससे कि उससे बच्चों में गंभीरता आएगी और वो अच्छी तैयारी करेंगे। अभी हमने टीचर जो रखने की कुछ हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि जल्दी हम टीचर सीधा डायरेक्ट रखने का भी कॉन्ट्रैक्ट पे और दूसरा और भर्ती भी हमारी है, भर्ती भी करेंगे। तो हमारा प्रयास है। अभी एक तो ये रहा कि कोविड की वजह से भी काफ़ी परेशानी रही। मान लीजिए आज हम टीचरों की भर्ती कर दें और स्कूल तो सारे बंद हों, तो ऐसे में मतलब आपको भी लगेगा कि सरकार के निर्णय के बारे में आप भी कल प्रश्न उठाओगे। तो हम उसकी तैयारी में हैं बिल्कुल। जो हमारे टीचर रिटायर हैं उनको भी रखने लग रहे हैं और जो गेस्ट टीचर रिटायर हैं उनको भी हमने मौका दिया उसमें। और जो हमारे स्कूल एडिड स्कूल थे उनमें से जो टीचर रिटायर हैं उनको भी हमने मौका दिया। स्टे पॉलिसी में लेके आए एक फार्म हाउस की, तो हम उसमें छूट देंगे उनको और उनकी मदद करेंगे उसमें। और हमारा जो मानना है वो अगर होम स्टे पॉलिसी जितनी सफल होगी उतने ही लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा और जो पर्यटक आएगा उसको सस्ता होगा। तो वो उसकी कैपेसिटी उस प्रकार की, वो ज़्यादा लोग मतलब पर्यटक आ सकते हैं, उनको लगेगा कि हमारा खर्च कम होगा। अब जिस प्रकार के होटल में खर्च ज़्यादा होता है, लेकिन अगर होम स्टे होगी तो जो वही कमरा जो आज 3000 रुपये में वो आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा। वही खाना जो आपको 300-400 रुपये में 500 रुपये मिल रहा है वो आपको थोड़ा। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। चुनावों के चलते जहां यूपी में नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं, तो वहीं यूपी चुनावों का सियासी रंग हरियाणा में चढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को उनका संकल्प पत्र याद दिलाते हुए कहा था कि बीजेपी का हर वादा जुमला निकला। वहीं अब अखिलेश यादव के इस बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने तीखा पलटवार किया है और कहा कि अखिलेश यादव की धरती घूम रही है और जब ऐसा होता है तो सामने कुछ नजर नहीं आता है। उन्हें नजर आता है कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कितने काम किए हैं। तो वहीं अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर भी निशाना साधा। देखिए, अखिलेश यादव जी को धरती घूमती हुई नजर आ रही है।
पर जब धरती घूम रही होती है तो सामने कुछ नजर नहीं आता। उनको नजर नहीं आता कि बीजेपी ने इस कार्यकाल में क्या क्या काम किए। बीजेपी ने कितने गुंडे बदमाशों को, जो बदमाशी को इन्होंने अपने समय में बढ़ावा दिया था। ये अपने आप को कहते तो समाजवादी पार्टी है, परंतु है जो गुंडावादी पार्टी। ये चंदे का पैसा है और चंदा लोग उसी को देते हैं जिसकी विश्वसनीयता होती है कि ये ठीक काम पर लगेगा। और जिन पार्टियों ने अपनी विश्वसनीयता ही खो दी है इस आजादी के बाद के समय में, उनकी तरफ तो कोई देखना भी नहीं चाहता। और इसका पूरा हिसाब रखा जाता है, पूरा ऑडिट होता है इसका। हिंदुस्तान में ये एक चलन हो गया कि हर आदमी अपने आप को ठीक और दूसरों को गलत मानता है। सर्टिफिकेट तो जनता देती है, सेल्फ सर्टिफिकेट की राजनीति में कोई जगह नहीं है। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला और श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने भवानीखेड़ा हलके में पहुंचकर जन समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर जेजेपी महासचिव और रोजगार मंत्री का स्वागत किया। गांव कुंगण भेड़ी में जन समस्याएं सुनवाई के दौरान ग्रामीणों को जल समस्या के समाधान का भरोसा दिया गया। इस मौके पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश में गठबंधन सरकार है, अपने किए वादों को पूरा करने में दिन रात मेहनत कर रही है। 75% रोजगार का जो हम एक सपना, एक तो है जी कुंगड़ बड़े पल्ले लाइब्रेरी बनवाई जाए ताकि बच्चे आगे से देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए नागरिक अस्पताल नीलोखेड़ी में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां न केवल लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, बल्कि बिना मास्क तो अस्पताल में एंट्री भी नहीं मिल पा रही। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जन जागरूकता अभियान भी चला रही हैं। नागरिक अस्पताल नीलोखेड़ी की एसएमओ डॉक्टर अनु शर्मा ने बताया है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोरोना को लेकर जो सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतें हैं कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करें, कम से कम घर से निकलें और वैक्सीनेशन जिनकी अभी पूरी नहीं हुई है जल्द से जल्द अपनी जिस तरह से ड्यू है वो पूरी करवा लें। और जो 60 से ऊपर के लोग हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स को तो हम अपनी तरफ से करवा रहे हैं, जो प्रिकॉशन डोज गवर्नमेंट ने अलाउ की है वो अपनी लगवा लें ताकि जितना बचाव संभव हो सके वो उसका फ़ायदा उठाया जा सके। कितने केस एक्टिव हैं मैम? आज कितने आए हैं? आज अभी हमारे पास 5 केसेस की रिपोर्ट आ चुकी है और 37 एक्टिव केसेस इनको मिलाकर इस वक्त नीलोखेड़ी में हैं हमारे पास। और सभी होम आइसोलेशन में हैं, स्टेबल हैं और जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कैथल की नई अनाज मंडी में अवशेष मिलने को लेकर कैथल की CIA 2 पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CIA 2 परिसर में खुलासा करते हुए DSP रविंद्र सांगवान ने बताया कि मामले में पुलिस को नई अनाज मंडी में 23 जनवरी को कंकाल मिला था। इस मामले में पुलिस जांच कर रही थी। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मृतक कैथल के प्रताप गेट का रहने वाला था और मृतक के भाई मनोज की शिकायत पर 20 जनवरी को थाना शहर पुलिस में गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। पुलिस ने मृतक के कपड़ों के आधार पर शनाख्त की और कॉल डिटेल्स के आधार पर 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब खुलासा हुआ कि आरोपियों ने मृतक के साथ जबरदस्ती की थी।
हमें 20 तारीख को मनोज ने सिटी थाने में कंप्लेंट दी थी कि उसका भाई जितिन है वो 9 तारीख से गायब है शाम से। तो हमने जितने भी थाने में ये मिसिंग के जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट में थे सभी का रिकॉर्ड ले लिया और भाई कौन कौन मिसिंग है। तो 23 तारीख को हमने एक सूचना मिली थी कि अनाज मंडी में ये झुंडों में कंकाल पड़े हैं और कोई कुत्ते वगैरह उसको खा रहे हैं, कोई डेड बॉडी ऐसी कंकाल थे। तो मौके पे SHO भी पहुंच गए थे, CIA 1-2 भी पहुंच गए थे। तो ये जो जितिन मरने वाला था तो वहाँ उसके कपड़े भी मिले थे हमें। तो उसका भाई मनोज को उसके घर वालों को कपड़े हमने पहचान करा दिए। तो उसने कहा ये कपड़े तो जी जितिन के, जो पर्चा हमने 25 नंबर सिटी थाने में कराया था। उसके बाद हमने इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकलाई साइबर से वो लिया। तो ये 9 तारीख से गायब था। तो 9 तारीख से ये गायब था। तो इसकी फ़ोन फान से डिटेल ये 8 तारीख को 2 आदमियों से मिला था, विकास से और बलजिंदर से। ये बलजिंदर और विकास संगरूर के रहने वाले हैं, चोटिया गांव के दोनों। तो 8 तारीख को ये मिला था जींद बाईपास पे। तो इनकी पहली बार ये 5 तारीख को काम करने आए थे यहाँ पे, सरिये के वो है, सरिये का काम करते थे जैसे बिल्डिंग में लगाने के लिए। तो ये 8 तारीख को शाम को इन्होंने ये मंडी के आसपास इसको बुला लिया था। करनाल के कुंजपुरा थाना से दहेज का मामला सामने आया है, जहां थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर 7 के खिलाफ दहेज मांगने का मामला दर्ज किया। 11 फरवरी को करनाल के कलवाहेड़ी गांव में बारात आने की बात हो चुकी थी। विवाह की पूरी तैयारी हो चुकी है, सामान आ चुका है, कार्ड बढ़ चुके हैं, लेकिन शादी के कुछ समय पहले ही दूल्हे पक्ष ने कार और बाइक की मांग पूरी न होने पर बारात लाने से इनकार कर दिया, जिस पर लड़की के पिता ने पंचायत की। बात न बनने पर पुलिस को शिकायत देकर दूल्हे समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज करवाया। मांग के ऊपर कार चाहिए उन्हें। अगर सरकारी नौकरी वाले ऐसे कार मांगने लग गए तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ये बताइए आप। आपके पति भी सरकारी नौकरी में है? लेकिन किस तरीके से देखते हैं, ऐसे तो बेटियों की शादी ही नहीं होगी। ऐसे तो होगी नहीं, सबकी लड़की ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे दहेज मांगते रहे तो कहाँ से देंगे गरीब आदमी को, ये बताओ आप। कुछ नहीं करते हैं बस, और कुछ नहीं, सजा तो कुछ भी नहीं। 3 साल घाट पे बैठे हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं। कल शाम को हमारे पास सेक्टर 12 SP साहब के ऑफिस से कंप्लेंट आई है। वही एक शैलेंद्र नाम का लड़का है जो सोनीपत बिजली विभाग में नौकरी पे लगा हुआ है, कलरक के पद पे। उन्होंने 11/2 को उनकी शादी थी, यहाँ कलवेड़ी की लड़की थी मंजू, उसके साथ शादी थी। हमारे कोई दरखास्त में लिखा है भाई उन्होंने हमें दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल या क्रेटा कार गाड़ी मांगी है। इस कंप्लेंट पे हमने कल मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसकी आइंदा आगे उच्च अधिकारी तफ्तीश करेंगे। उसमें राज्य पत्रिका अधिकारी को मुकर्रर किया, हमारे अफसर हैं ASP मैडम हिमाद्री कौशिक इंद्री बैठते हैं। इसमें धारा लगी है 3 और 4 डाउरी एक्ट। और अब बात करेंगे पुहावा की, जहां खेल और युवा मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता है कि गांव के विकास के लिए सरकार जो फंड जारी कर रही है वो सही जगह और सही तरीके से खर्च हो। अगर विकास कार्यों के लिए राशि कम पड़ी तो मुख्यमंत्री से और राशि मांग ली जाएगी, जिससे विकास कार्य किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में गलियों और शमशान घाटों की दशा सुधारने के लिए सूचियां तैयार की जा रही हैं। आज काफ़ी जो मैंने अनाउंसमेंट कर रखे थे उनके चेक्स को आज वितरित किया है, और साथ ही काफ़ी गांव के मेरे दौरे हैं, तो आज लगातार सारा दिन मैं हल्के में दौरों पर हूँ। और यही रहता है कि लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम लोग एकत्रित नहीं हो सकते कोविड के कारण, लेकिन फिर भी लोगों के घर घर और गांव-गांव जाकर मैं ये देख रहा हूँ कि जो गांव की समस्याएं हैं
अलग अलग जो मेरे पास भी आते हैं वो भी, और जो मैं खुद जाकर देखता हूँ, तो उस तरीके से इनकी समस्या जल्दी से जल्दी दूर की जाए। और जो हमारे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको फ़ोन पर या उनको चिट्ठी द्वारा, उनके लेटर द्वारा उनको बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको जल्दी से जल्दी दूर करें। क्योंकि अभी समय जो चल रहा है उसको जो हमारे नॉर्म्स हैं कोविड के, उसको देखते हैं, उसको उसी तरीके से हम काम करते हैं। भरी धुंध की चादर लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पाले ने रबी की फसलों की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। खासकर शुक्रवार को सुबह गिरे पाले का सबसे ज्यादा असर सरसों पर देखने को मिला। आपको बता दें कि पाले का नुकसान सरसों की फलियों और दानों पर पड़ेगा। गेहूं और जौ की फसल के लिए कड़ाके की ठंड फायदेमंद साबित होगी, जबकि पाला पड़ने से सब्जियों की फसल को भारी नुकसान होगा। दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हाँ, अभी जैसे टेम्परेचर 2-3 दिन में काफ़ी कम हो रहा है, तो मैं किसान भाइयों को एक सलाह देता हूँ कि इसके लिए हल्की सिंचाई करें सरसों में, ताकि आपका टेम्परेचर खेत का आसपास का जो कुछ मतलब बहुत कम ना हो, ऊपर उठेगा टेम्परेचर हल्की सिंचाई करने से। इससे आपके फसल को पानी भी मिल जाएगा, ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में नमी होगी, तो सरसों की फसल जो भी है आपकी ज़मीन से खुराक अच्छी मिलेगी, उसको पर्याप्त मात्रा में नमी होगी, तो इसलिए पाला मतलब लगने की कम संभावना है, नुकसान कम होगा। और हो सके तो आप सल्फर जो आता है हमारा 90% लिक्विड आता है आजकल, सल्फर का भी एक स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके सरसों में जो दाने में चमक आएगी, दाने का साइज वो बड़ा होगा, क्योंकि तेल वाली फसलों के लिए बहुत जरूरी है। और अब बात करेंगे पलवल की, जहां नाका लगाकर गौ तस्करों को रोकने का प्रयास करने वाले पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। जहां पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। गौ तस्कर बैरिकेड को तोड़ते हुए फरार होने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने गौरक्षक दल के सदस्यों की मदद से गौवंश से भरे इस ट्रक को काबू किया। मौके से चालक के साथ ही परिचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ट्रक की तलाशी लेने पर 16 गौवंश बरामद हुए, जिन्हें गांव गहलब स्थित त्रिवेणी गौशाला धाम में पहुंचाया गया, जिसके बाद सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी। ये गाड़ी हमको द्वारा सूचना मिली थी कि ये यूपी केएमपी के रास्ते पलवल होते हुए गाड़ी मेवात जाएगी, जिसमें गौवंश भरे हुए हैं। तो सूचना को सही मानकर हमने सदर थाना इंस्पेक्टर राधेश्याम जी के साथ मिलकर पलवल केएमपी टोल पर नाकेबंदी की। कुछ समय पश्चात हमें गाड़ी आती दिखाई दी, जिसको हमने पुलिस के साथ पकड़ा। जो तस्कर भागने का प्रयास कर रहे थे उनको धर दबोचा, 2 तस्करों को मौके पर पकड़ा। ये कल सुबह 4-4:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी, मैं गश्त में था, और कि केएमपी में अपने गौरक्षा दल के टीम साथ आई हुई थी। बोले जी यहाँ पर एक गायों से भरी हुई गाड़ी गुजरेगी। जो इसी दौरान हमने रक्षा दल वालों के साथ मिलकर के नाकाबंदी की, और इसी दौरान एक ट्रक आया, उसमें 16 गायें और बैल थे, जिनको बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। घूमने लगे, बाहर जाने लगे, भागने लगे। काबू करके उनके तलाशी ली, पूछताछ की उनसे, और जो ड्राइवर और कंडक्टर 2 पकड़े गए। पंचकुला क्राइम ब्रांच 19 ने चरस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान दिनेश गांव कुर्णू जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई। क्राइम ब्रांच की टीम ने हैफेड चौक पर शक के आधार पर आरोपी को काबू करके पूछताछ की, और साथ ही तलाशी लेने पर व्यक्ति के पास से 85 ग्राम चरस बरामद हुआ, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ थाना सेक्टर 5 पंचकुला में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को अदालत में पेश कर कार्रवाई की जा रही है।
चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। इसी कड़ी में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली। एसडीएम वीरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी वर्कर जिला प्रधान सुनीता रामबास ने बताया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विरोध करेंगे। सारा भाईचारा हमारे साथ खड़ा है। सरकार ये ना समझे कि केवल 52,000 वोट ही आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के हैं। हमारे साथ 52,000, अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं तो हमारे साथ 52,000 और साथी भी खड़े हैं। हमारे परिवार वाले भी 52,000 हैं। तो देख ले सरकार, आगे जिस प्रकार कांग्रेस सरकार को हमने आने नहीं दिया, वैसे ही अगर हमारे खिलाफ ये बीजेपी सरकार दमनकारी नीति अपनाएगी तो आगे के लिए इनका पत्ता साफ करने में हम देर नहीं लगेगी। पिछले काफी दिनों से ये आंदोलन चलाया हुआ है, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे रखी हुई है, जो कि पेपर के माध्यम से हम बार बार मुख्यमंत्री महोदय को, सरकार को भेजते रहते हैं। तो आज भी इन्होंने जो है इसी तरीके से अपनी जो मांगे हैं, वेतन बढ़ोतरी को लेकर इत्यादि सभी इसमें लिखी हुई है। तो इनको आज हमने लिया है और इनको आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और आज ही इसको जो है उचित माध्यम से हम जो है सरकार तक पहुँचा देंगे। अंबाला छावनी बस अड्डे को रोडवेज के जीएम अश्विनी डोगरा ने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन की ओर से किए जा रहे कामों का भी निरीक्षण किया। बस अड्डे में बने शौचालय का भी निरीक्षण किया। जो कमियां मौके पर पाई गई, कर्मचारियों को उनसे अवगत कराया, उन्हें दूर करने के निर्देश भी जारी किए। जीएम ने बताया है कि जल्द ही उनके डिपो में 45 नई बसें शामिल होने जा रही हैं, जिन्हें लॉन्ग रूट्स पर चलाया जाएगा, जिससे रोडवेज की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। आज हमने बस स्टैंड की सारी व्यवस्था का सारा निरीक्षण किया है और जो इसमें लाइट्स की व्यवस्था है जो हमने करेक्ट की हुई है वो सारा हमने देखा है। इसके अलावा जो है सीसीटीवी कैमराज हैं वो भी हमने लगाए हैं, उन सभी को देखा है। जो पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से जो हमारा काम चल रहा है उसको बड़ा हमने बारीकी से जो काम अभी चल रहा है उसको निरीक्षण किया गया है। इसमें जो बदलाव या कमियां या जो नज़र आई हैं वो हमने उनको डायरेक्शन दी है। हाँ बिल्कुल, इसमें हमने सफाई की व्यवस्था के लिए खास ध्यान रखने के लिए कहा है कि सफाई की और सही से व्यवस्था हो, बसों के संचालन में जो है प्रॉपरली हो, टाइमिंग के हिसाब से बसें चलें। आस्था, ये शब्द देखने में छोटा लगता है, पढ़ने में छोटा लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। आस्था हो तो पत्थर को भी भगवान मानकर पूजा जा सकता है। ये आस्था ही है जो हमें इस दुनिया में ईश्वर के होने का प्रमाण देती है। नीलोखेड़ी जीटी रोड स्थित काली माता मंदिर में भी आस्था का प्रतीक है। कई सालों से पुराने इस मंदिर से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। दरअसल जिस जगह पर आज काली माता का ये मंदिर मौजूद है, वहां करीब 60 से 65 साल पहले एक हादसा हुआ था, जिसमें सवारियों से भरी बस की एक वाहन से जोरदार टक्कर हो गई थी। उस समय हादसे में बस पलट गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन बस में मौजूद सवारियों को एक भी खरोंच नहीं आई। सर, ये आज से 60-70 साल पहले यहाँ एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। तब वहाँ से सारी बस की कोई सारी सुरक्षा, बहुत डूंगा था, खदान था यहाँ पर, तो सारी बसों वाले सारे सुरक्षित ही बच गए थे। उसमें तो एक लड़की छोटी सी बोल रही थी भी यहाँ मेरा मंदिर का निर्माण किया जाए, और यहाँ उस एक वृक्ष था जो मतलब कि ये सड़क वाला ने काट दिया, उस वृक्ष में टक्कर लगी थी, उसमें से ये मूर्ति निकली थी जी। हाँ जी, ये माता की मूर्ति है ना छोटी, उसमें नहीं। तब से यहाँ अपना श्रद्धालु जो भी जिसकी मनोकामना, जो भी श्रद्धा सुमन से अपना जो भी माता रानी के सच्ची आत्मा से कबूल करके जाओ, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है।
गुरुग्राम के सदर बाजार में बदमाशों की ओर से डकैती का मामला सामने आया है। दरअसल मंगलवार सुबह हथियार बंद बदमाश गुरुग्राम के सदर बाजार स्थित एक गारमेंट शोरूम का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। बदमाशों ने सबसे पहले शोरूम के सीसीटीवी को तोड़ा और शोरूम में रखे सामान, लैपटॉप, स्वैपिंग मशीन और अन्य सामान को लेकर फरार हो गए। सूचना पाकर जो शोरूम मालिक हैं वो मौके पर पहुंचे और बदमाशों से भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस को देख बदमाश फरार हो गए। साथ ही शोरूम मालिक ने बताया कि डकैती करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का सगा चाचा है। डकैती की पूरी वारदात यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सदर बाज़ार का गार्ड है जो मेरे पास भागा 4:30 बजे करीब मेरे घर पहुंचा कि आपके चाचा और उसकी फैमिली ना दुकान पे ताले तोड़ रहे हैं और आप उनके साथ कम से कम 30-40 बदमाश है। उनके साथ अवैध हथियार हैं, सामान है, लोहे, सरिये सब लेके आए हुए हैं वो, और 3-4 पिकअप में आए हुए हैं सारे बदमाश भर के। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं जा रहा हूँ दुकान पे और मैं भाग के यहाँ पे आ गया। इतने वो सारे ना इस गली से सारे अंदर घुस चुके थे और मैं पीछे पीछे उनके घुसा और मेरी उनसे हाथापाई हुई। 10-5 मिनट की हाथापाई के बाद उन्होंने मेरे को नीचे फेंक दिया यहाँ पे। बट एट प्रेजेंट मैंने कॉल करी 112 नंबर पे गुड़गांव के पुलिस स्टेशन पे, बट पुलिस आ गई, पहुँच गई। यहीं पे पुलिस थी, उन्होंने बाई चांस वो आ गई यहाँ पे, उनको देखते ही सारे बदमाश भाग गए। और इसके बच्चे के साथ सारा बाजार साथ है। अगर ऐसी कोई वारदात हम प्रशासन से भी लड़ेंगे और बदमाशों को भी हम देखेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अंधेरे में आकर दुकान पर डकैती करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे व्यापारियों को भी इसका डर होगा जरूर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम व्यापारी सब एक है। अगर कोई भी व्यापारी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई या इसके साथ भी कभी भी अब वारदात हुई तो हम सारे व्यापारी एक साथ। पुलिस कमिश्नर से किस तरह की मांग करते हैं आप? पुलिस कमिश्नर से कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी की जाए, यहाँ पर सिक्योरिटी छोड़ी जाए और इस बच्चे के लिए तो खासकर छोड़ी जाए जो इसके साथ हरकत हुई है। 2 दिन पहले रात को इन लोगों ने हमारी दुकान पे डाका डाला। तो सुबह 5 बजे हमारे यहाँ चौकीदार आया, दुकान जो बाजार में रहता है, और उसने बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खुलवाया और हमें बताया कि तुम्हारी दुकान में कोई घुस आया है और ताले तोड़ दिए हैं तुम्हारे। तो हम तेज़ी से भागे तो मेरे वहाँ पर 20-25 गुंडे थे और इनका पूरा परिवार था और थोड़े 1-2 रिश्तेदार भी थे। तो मेरे बेटे ने अंदर घुसने की कोशिश की तो मेरे बेटे को औजारों से मारा और हमारे दुकान का सारा सामान तोड़ दिया, सारे दरवाजे तोड़ दिए, सारे शटर वगैरह के ताले तोड़ दिए इन्होंने। कहना यही है कि इसको पूरा तरीके से करा जाए। प्रशासन से हम यही विनती करते हैं कि जो ये डकैती हुई है सदर बाजार में, ये पहला ही चांस हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। और जो हमारे भतीजे के साथ हुआ, ये अकेला है, न इसके फादर हैं, मदर घर रहती है। अब ये अकेला यहाँ पे संभालेगा तो कैसे संभालेगा? सोनीपत की अब हम बात करते हैं, जहां अलग अलग जगह पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। सड़क हादसों में 4 घायल। पहला हादसा सामने आया, वहीं 2 कारें आपस में टकरा गईं। मेरठ झज्जर हाईवे पर गांव लिवान के पास सेक्टर 35-36 के पास यह हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोग जो है वो घायल हो गए। झज्जर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा हादसा सेक्टर 14 महाराणा प्रताप चौक पर अनियंत्रित होकर कार बिजली के पोल से जा टकराई। टूट गया फिर पलट गया। ये बात। तो कितने थे जी इसमें? 1 आदमी था। तो क्या हालात है जी? उसका बिल्कुल ठीक है, उसका कोई चोट। और इसी के साथ में फिलहाल लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।